नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है लाइफ के दो लफ्जों के बारे में। जो दो लफ्ज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, उसके बाद एक अनोखी सी रियल स्टोरी के सामने आएंगे और इनके साथ आएंगे। वो लफ्ज है क्या, जरा देखते हैं। कहते हैं, ये जिंदगी में उजड़ के भी लोग जीते हैं। ये जिंदगी में उजड़ के भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़ के भी जीते हैं। और कोई भी गम हो साहब, और कोई भी गम हो साहब, वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। और कोई भी गम हो साहब, वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। चाहे कोई भी गम में ही क्यों ना हो, वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। मोहब्बत में लोग बिछड़ के भी जीते हैं, बिछड़ के भी जीते हैं। धन्यवाद साथियों। आज की कुछ स्टोरी है जो रियल बेस आधारित है, और आज की स्टोरी थोड़ा हो सकता है कि सुनने में आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन याद रखें पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी क्राइम बेस्ड स्टोरी है। इस जमाने में, इस दुनिया में, खास करके हमारी देश भारत में न जाने किस किस टाइप की क्राइम स्टोरी हुई है, उनमें आज बड़ी अद्भुत और विशेष प्रकार की एक क्राइम स्टोरी है जो आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, यह स्टोरी है भारत के एक स्टेट है बिहार, और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है नवादा। उस नवादा का एक व्यक्ति है जो ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, वही ऑनर्स किए हुए इंसान थे, बट इस बेरोजगारी के आलम और महंगाई के आलम के चलते उसने अपनी जिंदगी में अपनी व्यवस्थाएं को कंट्रोल में और मजबूत बनाने के लिए उसने आउट ऑफ बिहार काम करने के लिए गया। और काम करने के लिए गया तो काम करने के लिए राजस्थान गया। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि बिहार से रोजगार के लिए उसने राजस्थान गया, और राजस्थान में करीबन 4 से 5 साल वो रह करके डिफरेंट टाइप के वर्क को किए और उनसे कुछ मोटी रकम भी कमा लिए। साथियों, कहने का मतलब यह है कि वो जो इंसान है जो बिहार की नवादा डिस्ट्रिक्ट से निकल के राजस्थान जाते हैं रुपया कमाने के लिए, उस इंसान का नाम मुन्ना कुमार होता है। और वो मुन्ना कुमार लगभग 4 से 5 साल जैसे ही वहां काम करते हैं राजस्थान में, तो उस 5 साल 4 साल के दौर में उनका संबंध जो है कुछ इस टाइप के लोग से हो जाते हैं जो क्राइम में मास्टरमाइंड थे और माहिर भी थे। और उस वक्त जब जैसे ही विचारधाराएं मिलती है, तो ये उनसे मिलने के बाद इनकी विचारधारा थोड़ी सी बदलना प्रारंभ हो जाती है। साथियों, उन लोगों से मिलने के बाद इनको भी ये लगता है कि क्यों ना हम भी किसी इस प्रकार की धंधा को करें जिससे हम मोटी रकम कमा सकें। इसके ऊपर कुछ दिन सोचने के बाद, लगभग ये 10-15 दिन सोचने के बाद, अचानक से इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। और जैसे ही ये आइडिया आती है, तो आने के तत्पश्चात वो राजस्थान से निकलकर फिर पीछे अपने राज्य बिहार और अपने बिहार राज्य के स्टेट नवादा में वापिस आता है। डेट मीन्स जहां उसका घर था। घर आने के बाद वो अपने घर वाले को कहते हैं कि 4-5 साल के दौरान हमने इतना कमा लिया है जिससे हम कुछ बड़ा अभी अपने एरिया में कर सकते हैं, इसीलिए हमें अब गांव जाने, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गांव वाले भी समझ जाते, कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा दिन तक रहे हो तो भाई यही रह के कोई अपना काम धंधा करो। तो वो काम धंधा के लिए अपने जो परिवार को कहते हैं, तो परिवार को कहते हैं कि हम जो काम धंधा करेंगे, हमें अपना जो तालाब है पुराना वाला, उस तालाब में मछली पालन करेंगे। हालांकि याद रहे वो उनका तालाब जो है उन लोगों का जो बस्ती था गांव, उस गांव से काफी दूर, करीबन 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में, जिस तालाब के आस पड़ोस कोई भी गांव नहीं, न किसी भी प्रकार की वहां घर, मतलब ये कि सुनसान सा जगह था। तो ये क्या करते हैं मुन्ना बाबू करते हैं क्या कि जाकर के तालाब को साफ करवाते हैं। साफ कराने के बाद उसमें मछली गिराते हैं। मछली गिराने के बाद वही बगल में एक बड़ा सा मचान बनवाते हैं। देहाती भाषा में मचान इतना बड़ा था, इतना लंबा चौड़ा था कि भाई
जिसपे एक साथ मतलब वन टाइम में मतलब एक समय में लगभग 20 से 25 बंदे आराम से उस पर बैठ सकते थे। इतनी चौड़ा और इतना बड़ा कि दूर दूर तक उस मचान से देख सकते थे कि आखिर वहां से उधर से कौन व्यक्ति इधर आ रहे हैं। और वहां बगल में उन्हीं का अपना एक खंडहर था, जिस खंडहर को ठीक ठाक करा करके 2 मंजिला तैयार करवाया। और 2 मंजिला तैयार करने के बाद जैसे ये पूर्णतः काम हो जाता है तो ये मुन्ना जी अपने आइडिया को और अपने आइडिया के धराने बताने के साथ साथ लग जाते हैं टीम को बड़ा करने में। क्योंकि ये जो आइडियाज इसका था और जितनी बड़ी काम थी इनकी, जो भी इसको क्राइम करना था वो इनसे अकेले नहीं होता। इसने अपने ही जैसे लोगों को लगभग 20 से 25 लोगों को अपने साथ जोड़ लिए और खास करके उन लोगों को अपने साथ जोड़ते थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, थोड़ा सा बोलने में ठीक ठाक था, थोड़ी सी विचारधाराएं ठीक ठाक थी, यदि फोन से बात करने वक्त अच्छा कर सकता था। इस टाइप के लगभग 20 से 25 व्यक्तियों को, युवकों को इसने अपने साथ टीम बैच किया। टोटली लगभग 25 से 26 लोगों का टीम हुआ। और टीम जैसे ही बनाते थे तो उस टाइम में बताते वक्त ये कहते थे कि देख भाई, हमारा जो संगठन है वो संगठन है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। फिर से सुनिएगा, हो सकता है कि आपको फिर हम पहले ही बोले हैं कि ये स्टोरी आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ध्यान दें ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है और किस प्रकार की क्राइम होता है, लोग किस प्रकार से सोच लेता है, वहां तक एक आम इंसान सोच नहीं पाता है। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब ये कहने के बाद अपने टीम के लोगों को ये कहते हैं ये कि इनसे जितनी भी आमदनी आएगी सभी बराबर हिस्से में बांट के काम करेंगे, सभी बराबर हिस्से में। तो जैसे आमदनी आती है तो वो आमदनी बहुत बड़ा रकम होता है और बहुत बड़ा रकम होता है तो आमदनी जो इन लोगों की बंटवारे होती है वो ठीक ठाक हो जाता है। तो सभी युवकों ने इसको मान लिया। ध्यान दें, कहता है कि इसके जरिए अब वो अपना टीम जैसे एकत्रित किया तब ये दुनिया को जनाना चाहा। तो दुनिया को जनाएगा कैसे? उसके लिए उसने क्या किया, एक आर्मी के ड्रेस में एक बंदे को पहना दिया गया, आर्मी के ड्रेस में उसकी फोटो शूट हुई, सुंदर सुंदर महिलाएं की फोटो शूट हुई और कुछ कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं की फोटो शूट हुई। वो फोटो के साथ साथ वो इस प्रकार से लिखा गया और वहां डिजाइन किया गया और मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया, आओ प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। और साथ में उस कंपनी का नाम दिया गया था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। और फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से अपनी प्रचार प्रसार को बढ़ा दिया। हालांकि ये प्रचार प्रसार करने के लिए उनको जो भी जरूरत की सामान होती थी वो अपने पास वो तालाब के 2 मंजिले खंडहर के ऊपर रख रखा था। मतलब प्रिंटर भी अपना था, कैमरा भी अपना था, मतलब नेट की व्यवस्था पूर्णतः उनके पास था। ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आके चलते हैं कि इसके बाद आखिर क्या होता है, किस किस टाइप से लोगों को इस प्रकार की चीजें में समझ में आती है। जैसे ही ये सब हुआ तो लोग जैसे ही एफबीआर पे देखना प्रारंभ किया, गूगल पे देखना प्रारंभ किया, तो उसको क्लिक जैसे ही करते थे तो उस क्लिक करने के तत्पश्चात वहां ये नाम क्या है आपका वो भरना होता था, नंबर क्या है वो भरना होता था, कितना एज आपको वो भरना होता था। ये तमाम प्रकार की चीज जो भी भरते थे, भरने की कुछ देर बाद ही उनको उधर से कॉल आ जाता था कि भाई मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है, एक्स है, वाई है, जेड है, कोई भी, मैं ये बोल रहा हूं, आपने इसके लिए रजिस्टर किए हैं, रजिस्टर में तो आपको इसके लिए जो है इतना इतना रकम मिलेगा। ठीक है, मतलब ये कहने की मतलब पूर्णतः यदि हम बोला जाए तो हम ये कहेंगे कि वो कहता था, उनका कहना था कि यदि आप इस संसार में बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो शादीशुदा तो है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, मां नहीं बन पाती है, तो इनके लिए हमारी संस्थान काम करती है और काम के साथ साथ पैसा भी मिलता है बहुत बड़ा रकम और दुआ भी मिलता है। ये तमाम प्रकार की चीज उस कैंडिडेट को बताते थे। यदि आप उस कैंडिडेट को बताने का तरीका था, यदि आप किसी जो हमारी कैंडिडेट होगी उनको यदि आप प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको उसकी मुआवजा 13 से 14 लाख रुपया मिलेगा और यदि आप नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको 5 लाख रुपया फिक्स है, यानी 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा कि क्राइम किस प्रकार से है। यदि इस टाइप की क्राइम में कोई कैंडिडेट जाता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, यहाँ 2 चीज है।
एक, पुलिस में आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, दूसरा आप अपने परिवार में इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों चीज यानी शर्म भी है और सगा भी है, यानी 2-3 चीज इसके अंतर्गत आ जाती है जो लोग बच के काम करते हैं अपने परिवार से भी और पुलिस से भी। ये बात करने के तत्पश्चात हुआ क्या, लोग उसमें ज्यादा जुड़ने लगे। जैसे जुड़ते थे तब उनको अब ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के कंपनी के तरफ से फोन आता गया और ये चीजें लोभाता गया। किस प्रकार की लोभावना, 13 लाख रुपया, नहीं कर पाओ 5 लाख रुपया। बड़ी समझने वाली बात है कि लोगों किस प्रकार से चारा डालता था और चारा में लोग किस प्रकार से फंसते थे। अजब की बात तो यह है कि इसमें उस लोगों को वो लोग टारगेट करते थे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग नहीं हुआ करते थे, अमीर वर्ग के लोग नहीं हुआ करते थे। मतलब उन लोगों को टारगेट करते थे जिनकी महीने की आमदनी लगभग वही 20 से 25 हजार रुपये की होगा, 15 हजार रुपये की होगी। और बेरोजगारी की आलम और महंगाई के आलम तो चरम सीमा पर होगी ही होगी। तो ये तमाम प्रकार की चीजों से करना के साथ साथ ये करते थे। आखिर होता क्या है कि उसके बाद जैसे इसकी जो प्रक्रिया काम करती थी, वो प्रक्रिया काम करने का क्या था, लोगों को इसने अरबों करोड़ों रुपया कैसे लूट लिया, ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ इस कदर था कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति उनको मतलब फॉलो करते थे, फॉलो करने के बाद उनके द्वारा फोन करके समझाया जाना, और समझाया जाने के बाद वो कहते थे कि आप यदि इस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको वही 899 रुपया 799 रुपया फी भरना पड़ेगा और फिर से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हमारे अंदर जो कैंडिडेट आएंगे, इस कैंडिडेट के लिए आपको प्रेफर किया जाएगा और आपके शहर में जो 3 स्टार होटल होंगे उस होटल में आपकी व्यवस्थाएं की जाएगी। ये तमाम प्रकार की बातें सुन करके जो कैंडिडेट इधर के होते हैं जिसको उसमें जॉब करना है, वो कैंडिडेट इस रुपया को चुका देता था। जैसे ही चुकाया तो चुकाने के कुछ दिन बाद इसे फिर व्हाट्सएप पे कॉल आता है, फिर फोन आती है कि भाई आपकी जो हमें जहां भेजना है, जिस कैंडिडेट के पास जहां आपको भेजना, जिस महिलाएं के पास भेजनी है, तो भैया इसके लिए आपकी हेल्थ इशू होनी नहीं चाहिए। तो आपकी हेल्थ के लिए आपकी सीमेन की चेक होना बहुत जरूरत है। आपकी सीमेन कैसी है, स्वस्थ है या नहीं है, आप अच्छे हो या नहीं हो, ये तमाम प्रकार की जानकारी लेने के लिए भैया एक चेक करवाना पड़ेगा, जिनमें लगभग 2,500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये पहले ये भेजिए ताकि ये प्रक्रिया हम पूरा करें, उसके बाद आपको हम भेजेंगे। तो ये बात सुन करके फिर, क्योंकि आलम तो ये था कि 5 लाख रुपया मिलेगा, 13-14 लाख रुपया मिलेगा और ये कोई काम तो है नहीं। खास करके वो मैट अच्छी खूबसूरत फोटो दिखाया गया है उसको, ये कोई काम तो नजर में आ नहीं रहा है। और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि मन में यदि लालच समा जाए तो लालच बुरी और भला है। इस बात को थोड़ा सा समझिए। शास्त्र में लिखा है लोभा पापस्य कारणम, मतलब ये कि लोभ पाप का कारण है। तो भैया बिना काम किए हुए कहीं भी हैवी रकम नहीं मिलता है, इसके लिए काम करना होता है और खास करके इस सब कामों पे अपने आप को इग्नोर करनी चाहिए। तो विद्वान कैटेगरी के लोग तो उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ जो रियल में विद्वान है नहीं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, वो जाते हैं और फंसते हैं। वही बात हुआ सर। होने के बाद वो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति अपने 2,500 रुपया उसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, फिर से सुनिएगा। अब ये मालिक क्या कहते हैं, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के, अब इनको फिर कुछ दिन के बाद, मतलब 5 दिन के बाद ये फोन करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, उनको पूर्णतः भेज दिया जाता है और फोन करता है और एक लेटर भेज दिया जाता है कि उस लेटर में लिखा रहता है कि आपके अकाउंट्स में, वो रकम भी दर्शा दिया जाता है व्हाट्सएप पे पिक के द्वारा कि आपके अकाउंट्स में 4,95,000 कुछ रुपया ट्रांसफर की गई, लेकिन ये ब्लॉक है। ये आपके अकाउंट्स में तब जाएगी बैलेंस जब इनका जीएसटी आप पे करिएगा। मतलब ये 5 लाख रुपया का आप जीएसटी पे करिएगा तो आपके अकाउंट्स में ये रुपया जाएंगे, क्योंकि हम एक बड़ा कंपनी है और कंपनी को जीएसटी पे करना होता है। तो पहले आप जीएसटी पे करिए, उसके बाद ये रकम आपके अकाउंट्स में जाएंगे। बड़ी खूबसूरत सी रचनाना है और किस प्रकार बहलाना और फुसलाना है जरा समझिएगा। हुआ क्या फिर, तो इधर से फोन पे पूछा गया जीएसटी कितना बनता है, तो उधर से सिंपल में बोला जाता है कि जीएसटी वही करीबन 25 से 26 हजार के आसपास। ये 25 से 26 हजार आप भर दीजिए, बाकी 5 लाख रुपया आपकी। अब ये 5 लाख का लोभ है और इतना के साथ साथ का ये 5 लाख रुपया यदि नहीं भी हो पाता है, आप नहीं भी कर पाते हैं प्रेग्नेंट, फिर भी आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। और यदि फिर भी 5 लाख रुपया मिलता है और यदि आप कर देते तो एक्स्ट्रा जो बच जाता है करीबन
लाख के आसपास, वो फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बात करने के तत्पश्चात जो इधर के हैं घर बैठे बैठे जिसको लगता है कि भाई हमें तो 5 लाख आ रही है, तो वो कहीं से भांज करके 20-25 हजार रुपया, क्योंकि हो सकता है कि घर में हो या ना हो, वो किसी तरह भांज कर करके उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। साथियों, खेल तब तरस खा लेती है कि जैसे ही ये जीएसटी के नाम पर 20 से 25 हजार रुपया उनको पे करती है, अगले ही दिन उनके व्हाट्सएप से वो तमाम प्रकार की फोटो, वो बैंक डिटेल्स, वो 5 लाख रुपया की पिक, वो सब डिलीट हो जाती है। और जिस नंबर से इसे मैसेज आ रही थी, जिस नंबर से इनको कॉल आ रहा था, वो सब नंबर ब्लॉक हो जाता है। किसी नंबर पे इनको अब बात नहीं हो पा रही है। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो कैंडिडेट उस लोभ में फंसा, उस लालच में फंसा, उस कैंडिडेट के जरिए करीबन 30 से 35 हजार रुपया ये कंपनी लूट लिया। और जैसे ही लूट लेता है, अब ये लूटा हुआ बंदा किसको क्या कह सकता है? कहता है जिस हालात को हमने खुद जन्म दिए हैं, उस हालात में हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? यही हालात है सर। और एक ऐसी हालात, जिस हालात में इस हालात को उस परिवार में भी नहीं बोल सकता है, वो अपने परिवार के पास में भी नहीं बोल सकता है, और ना किसी पुलिस के सामने एफआईआर कर सकता है। कंडीशन यही है। दुनिया जहां तक सोच नहीं पाता है, आम आदमी जिस क्राइम के बारे में सोच नहीं पाता है, ये क्राइम धड़ल्ले से होता है। ये ऑल इंडिया प्राइवेट जो सेक्टर के जॉब है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, इसके इस संगठन के द्वारा करीबन अभी तक में 5 से 6 करोड़ रुपया लोगों से लूट लिया गया है। और कहां कहां के लोगों से लूटा गया है? वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। और मजे की बात तो यह है कि जो काम पेपरे वाले काम हुआ करती थी, वो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से हुआ करता था, लेकिन ये रुपया कलेक्शन की जो बात हुआ करता था, वो राजस्थान से हुआ करता था। याद रखिए सर, ये राजस्थान और ये बिहार, मतलब लोग भी कंफ्यूजन में है। यदि लोकेशन ट्रे भी करे तो उनको पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या हो रहा है। कुछ काम यहां से तो कुछ काम यहां से, लोग अपने में मतलब बड़ी भ्रम में है कि किस प्रकार हो रहा है। साथियों, ये बात नहीं है। इसी में जितना भी लोग उसमें अपना पैसा गंवा रहे थे, कोई लोग शर्म के मारे न एफआईआर कर पा रहे थे, न परिवार को बता पा रहे थे। आखिरकार यही होता है कि ये क्राइम करने वाले एकदम धड़ल्ले से क्राइम करके इंसान को लूट रहा, अपने समाज को लूट रहा है, लेकिन कोई इस पे जवाब देने वाले नहीं है, न कोई इसका निवारण करने वाले हैं। ये लूटता जा रहा था। एक वक्त यही आता है, धीरे धीरे एफबी को एक पुलिस अधिकारी जब चला रहे थे, तो उसके सामने ये चीजें आ जाती है। ये चीजें जैसे ही आती है तो वो क्लिक करके देखना प्रारंभ करता है, आखिर ये क्या चीज है। ये चीज जैसे ही पता चलता है तो उस पर ये रिसर्च जारी कर देता है और खोज जारी रख देता है। खोज करने के बाद उस पता पे पहुंचता है तो बिहार के नवादा पे जैसे ही ये पहुंचता है, बिहार के नवादा में, तो नवादा पहुंचने के बाद ये खोजबीन जारी करता है। तो खोजबीन जारी करने के बाद नवादा के कुछ प्रमुख लोगों के द्वारा इन्हें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ साहब, इस तालाब के सामने एक बड़ा सा मचान है, 2 मंजिला एक खंडहर है। उस खंडहर में बड़ा गजब सा है, पता नहीं क्या काम करता रहता है। 20-25 गो युवक यानी 20-25 लड़के वहां हरदम देखने को मिलता है, फोन पे लगल रहता है। ये लोकेशन जैसे उस अधिकारी को मिलता है, उस लोकेशन पे जाके वो छापा मारते हैं। मजे की बात ये है, छापा मारने के तत्पश्चात वहां 8 गो यानी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनीज के जो बंदे थे, टीम थे, उसमें से 8 गो लड़के तभी पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाने के बाद लगभग 17-18 गो बंदे वहां से फरार हो जाते हैं। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ सर, 8 बंदे और 17-18, इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़ा गया और 17-18 फरार हो गया तो ये धंधा नहीं चल रहा है। धंधा फिर भी चल रहा है। मजे की बात तो ये है कि इस धंधा को दूसरे गैंग ने, दूसरे क्राइम करने वालों ने इसका डुप्लीकेट भी कर लिया, और डुप्लीकेट करके धड़ल्ले से मार्केट में क्राइम हो रही है। क्राइम सिर्फ पकड़ा जाने से क्राइम रोकती नहीं है सर। यदि इस क्राइम को रोकना है ना, तो इस क्राइम को रोकने के लिए हमें और आपको सतर्क होना पड़ेगा। हमें और आपको अच्छा और बुरा समझना पड़ेगा। इस कहानी को जो हम सुनाए हैं, एक रियल घटना है, कहानी का एक रियल बेस स्टोरी है ये, और बड़ी अद्भुत स्टोरी है। यहां तक कोई आम इंसान नहीं सोच सकता है जितना तक लोगों ने सोच लेता है क्राइम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए।
के लिए। हाँ, क्यों ना सोचे, क्योंकि बेरोजगारी की आलम भी है और महंगाई की भी आलम है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यदि इन टाइप की क्राइम को ब्रेक करना है तो आपको भी अपने आप में सतर्क की भावना को जगाना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं और अपने समाज को समझा सकते हैं। आखिर में कहना चाहूंगा कि आप खुद भी सतर्क रहिए और अपने समाज को भी सतर्क रखिए। लेकिन इसको कहने से पहले मैं कुछ लाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद कुछ बातें हम आगे रखेंगे। मैं फिर एक बार कहता हूं कि हो सकता है कि आप लोगों में से किन्हीं किन्हीं लोग को यह लगेगा कि यह बड़ी अटपटा सा स्टोरी है, लेकिन साथियों, इसको अटपटा नहीं मानिएगा। मैं बार बार इस बात को आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि यह अटपटा नहीं है, यह क्राइम है और आए दिन न्यूज में आता रहता है। तो इस क्राइम से बचने के लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यदि ये स्टोरी पसंद आए तो आप जम के शेयर करिए, जम के अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करिए और अपने आप को बचाइए। क्राइम होने से बचिए। कई प्रकार की क्राइम है, तो सभी प्रकार की क्राइम होती हुई जो रियल स्टोरी बेस है, सबको एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ध्यान दें, यदि अच्छा लगे तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा इनके लिए, कहता है कि ये जिंदगी है साहब, ये जिंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। ये जिंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। यदि जिंदगी उलझती है तो सुलझती भी है, और जिंदगी यदि बिखरती है तो निखरती भी है। इसलिए हमें इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिंदगी जिस मोड़ में जा रहा है, समझ के साथ, बूझ के साथ हमें वो टर्निंग पॉइंट को देखना है और अपने आप को टर्न करना है। साथियों, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इससे पहला मेरा एक वीडियो बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर जो वीडियो बना, तो उनमें से किसी साथी ने कुछ मैसेज किए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दी, क्योंकि हम बोलते हैं कि आपको भी जो मुद्दा पे वीडियो चाहिए वो अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें, और यदि पसंद आए तो जम के शेयर करें। मैं इस पे ये लाइन और कहूंगा, वो जो साथी मैसेज किए थे उनका नाम है दीपक जी। और दीपक जी, आपने जो अपनी मांग रखे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद और दिल की गहराई से नमन है आपको दीपक जी कि आपने अपनी मांग रखे हैं कि सर लक्षद्वीप और मालदीव की इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे कुछ एक वीडियो, और इस वीडियो में अपना तर्क साझा करिए। तो इस उम्मीद के लिए और इस मांग के लिए मैं आपको दिल की गहराई से नमन करता हूं मिस्टर दीपक जी। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर आप अपना जारी रखिएगा कि आपको फिर अगले मुद्दे पे क्या चाहिए, और बहुत जल्द आपको लक्षद्वीप और मालदीव की इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो मिलेगा आपके अपने ही चैनल द लाइफ रिसर्चर पे। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अनोखी घटना थी, एक अनोखी स्टोरी थी। आज तक ये घटना न घटा है और घट चुका है, तो इस पे मतलब किस प्रकार से लोग ये सोच लेते हैं, किस प्रकार से अपनी सोच को रखते हैं, इनका उजागर करना मेरा दायित्व बनता है। और इसमें आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप खुद भी तर्क के साथ रहें और अपने समाज को भी तर्क के साथ रखें। साथ में साथ सतर्क भी रहें और सतर्क रहने की प्रावधान भी करें। साथियों, अंत में मैं चाहूंगा कि लूं विदा, और विदा लेने से पहले हो सकता है कि एक लाइन आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं अगले वीडियो के लिए। एक लाइन वो है, कहते हैं कि रूठे हुए लोगों को मनाने की आवश्यकता तो होती है। यार, जो आपका रूठ जाए ना, उनके लिए कह रहा हूं, रूठे हुए लोगों को मनाने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कहीं से ये नहीं लगता है कि रूठे हुए लोगों को और तोड़ देने की आवश्यकता होती है। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपसे यदि कोई रूठ गया है तो साथियों उसे मनाइए जरूर। कतई से ये कहीं नहीं लिखा है कि जो रूठ गया है उसे और तोड़ दीजिए, क्योंकि यदि और तोड़िएगा हो सकता है कि वो घायल भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपको क्षति भी पहुंचा सकता है। इसीलिए विनम्र निवेदन है आप सबों के साथ कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूर्ण रूपेण इस वीडियो को देखिएगा और इस कहानी को गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ भेजिएगा। लास्ट में धन्यवाद।